प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स का अपन पेपर नंबर 6 डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। ए स्क्वायर लेमिना OABC ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। पिवोटेड एट O, ये O पे बंधा हुआ है, यहाँ पिवोट किया गया है। फोर्सेस एक्ट एट लेमिना एज शोन इन फिगर। ये सारे 10 न्यूटन 10 10 10 10 फोर्स दिखाए गए हैं। लेमिना रिमेन्स स्टेशनरी, ये रुका हुआ है, घूम नहीं रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इज, ये जो F है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये अपने को पता करके बताना। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, ये वाला जो O बिंदु है ना, इस O बिंदु के सापेक्ष टॉर्क जीरो करा देना है। हिंदी में बोले तो बलागुण जीरो करा देना है। तो इस बिंदु के सापेक्ष जब मैं बलागुण देखूंगा तो ये वाला जो बल है, ये वाला बल तो सीधा सीधा यहीं से गुजर रहा है, तो इसका बलागुण तो वैसे ही जीरो आ रहा है। और ये वाला बल भी यहीं हिंज पॉइंट से जा रहा है, तो इसका बलागुण भी जीरो आ रहा है। ठीक है, दो बल तो गए, बच्चे जो चार बल हैं उनके जो है टॉर्क चेक करते हैं। अब इसके अबाउट टॉर्क देखूंगा तो ये वाला जो बल इस दिशा में घुमा रहा होगा और ये वाला बल इस दिशा में घुमा रहा होगा, और ये दोनों बल की दिशा की ये जो 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, यहाँ से लंबवत दिशा बराबर है, तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क एक दूसरे को खत्म कर देगा। मीन्स ये वाले का जो टॉर्क है ना, वो इसको खत्म कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों फोर्स बल बराबर बराबर है और डिस्टेंस इक्वल इक्वल है। अब बच्चे ये दोनों बल, ये वाला बल और ये वाला बल भी इक्वल डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, क्योंकि ये वाली लाइन पे की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। दैट मीन्स ये वाला, इसका जो बलागुण आएगा और इसका बलागुण आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। दैट मीन्स ये वाला बल जो है सीधा सीधा 10 न्यूटन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity u making an angle 30 degree with the horizontal। यहां हॉरिजेंटल से, ये हॉरिजेंटल से हो क्या रहा है, एक पार्टिकल को फेंक दिया u स्पीड से और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम चेक करना है अपने को। When particle at its maximum height, ये पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी u cos थीटा हो जाती है। अब इस पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एंगुलर मोमेंटम तो क्या लिखते हैं अपन, r p sin थीटा। अब अपने को करना क्या है कि यहां इस पॉइंट से अगर मैं चेक करूं बच्चों, तो इस पॉइंट से अगर मैं चेक करूंगा तो ये जो r वेक्टर है ना, ये r वेक्टर तो ये आ रहा है और p वेक्टर यही वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा, p वेक्टर। तो अपन यहाँ क्या करें, इस r के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक कंपोनेंट ये रहा और एक कंपोनेंट ये रहा। तो ये मुझे परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए होता है। r परपेंडिकुलर का मतलब p के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख रहा हूं, r परपेंडिकुलर इंटू p। क्लियर। अब यहाँ r परपेंडिकुलर जो है ये तो क्या हो जाएगा मेरा, ये मैक्सिमम हाइट जो कि क्वेश्चन में h बोला है, और p की जगह आ जाएगा mu cos थीटा। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 30 डिग्री। साथ में h, तो यहाँ ऑप्शन में तो किसी भी ऑप्शन में h नहीं आ रहा है, तो h का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का अपने को पता है क्या, क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू mu इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा mu क्यूब अपॉन 2g, mu क्यूब अपॉन 2g तो हो गया, साथ में mu क्यूब अपॉन 2g ये हो गया। अब वैसे यहाँ शून्य आ रहा है, यहाँ mu स्क्वायर आ रहा है, यहाँ mu स्क्वायर आ रहा है, मतलब ऑप्शन तो मेरा एक ही मैच कर रहा है। बट ये और चेक कर लेते हैं √3/16 क्यों आ रहा है। अब यहाँ थीटा का वैल्यू जैसे आप 30 पुट करोगे, थीटा का वैल्यू क्या पुट करोगे 30, तो थीटा 30 पुट करते ही यहाँ 1/2 का स्क्वायर बनेगा साइन 30, और साथ में ये √3/2 बनेगा, तो ये √3/16 भी अपना मैच कर जाएगा। तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, व्हेन ईच ऑफ देम हैज सेम मास सेम रेडियस। मीन सभी का द्रव्यमान तो समान है, समान द्रव्यमान है और त्रिज्या भी समान है, तो सबसे अधिकतम जड़त्व आघूर्ण किसका होगा। तो बच्चों इसमें क्या, mr स्क्वायर तो सभी में कॉमन आएगा। अब mr स्क्वायर के अलावा जो फैक्टर आएगा वो चेक करते हैं। रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, इसका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं अपन mr स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ 1/2 का फैक्टर आएगा जिसको 0.5 लिख सकते हैं। mr स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, सब में कॉमन आएगा। डिस्क का डायमीटर के अबाउट आएगा 1/4, 1/4 का फैक्टर 0.25 निकलेगा, साथ में mr स्क्वायर तो आएगा इसी।
होलो स्फीयर में आता है क्या 2/3, 2/3 मीन्स 0.67 और सॉलिड स्फीयर में 2/5। तो इसमें से अब आप देख लो सबसे ज्यादा कौन सा डेटा आ रहा है। तो 0.2 ये इसको 2/5 को 0.4 लिखा जा सकता है। तो इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा इनमें 0.5, 0.25, 0.6, तो ये थर्ड ऑप्शन होलो स्फीयर वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, MR² सब में सेम होगा तो उसको नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्या है, अ thin circular disk of mass m and radius r is rotating in horizontal plane about axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega. If another disk of same dimension same है मीन्स दूसरी वाली डिस्क का रेडियस भी r है, but mass m/2 is placed gently on the first disk coaxially, then new angular velocity of system. पहले क्या हो रहा था कि एक अकेली डिस्क घूम रही है, ये अकेली डिस्क जो घूम रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिख लेंगे अपन, I1 शुरुआत में, और साथ में जो घूम रही है ओमेगा से घूम रही है। अब बाद में क्या किया, आइडेंटिकल डायमेंशन की एक और डिस्क इस पे चिपका दी गई है। आइडेंटिकल डायमेंशन मतलब रेडियस दोनों का सेम है बट इसका मास अलग है। जैसे इसका मास m है ना, तो ये m मास तो ऐसे ही, साथ में इसका m/2 बोला हुआ है। अब ये दोनों चिपक गई तो इनका जो ओमेगा डैश आएगा वो कितना आएगा, ये अपने को पूछा हुआ है कि फाइनल ओमेगा इस अरेंजमेंट का क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को पता होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण। तो ये क्या लिख दिया, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। अब ये जो I1 है शुरुआत में तो एक डिस्क का MR²/2 लिख लिया, MR²/2 इनटू ओमेगा, बाद में MR²/2 तो पहली वाली डिस्क का आ गया, साथ में जो दूसरी डिस्क चिपकाई है इसका आधा मास है ना m/2 और MR²/2 इसका भी आएगा, इनटू ये बाद का मैंने ओमेगा डैश माना है। तो ये MR²/2 तो सब जगह से गायब हो जाएगा, MR²/2 MR²/2 MR², यहाँ ओमेगा बचेगा, यहाँ 1 + 1/2 का फैक्टर बचेगा, ये m/2 का फैक्टर इनटू ओमेगा डैश। ये हो जाएगा क्या, ओमेगा इक्वल टू 3/2 ओमेगा डैश। तो यहां से ओमेगा डैश का वैल्यू आ जाएगा मेरा कितना, 2/3 ओमेगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 20 kg एंड लेंथ 5 मीटर leans against a smooth vertical wall making an angle 60 डिग्री with it। ये जो रोड है ये दीवार से 60 डिग्री का कोण बना रही है और रोड का द्रव्यमान 20 kg और लंबाई 5 मीटर है। अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, दूसरा एंड जो है ना वो क्षैतिज तल पर विराम में है। ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स दैट फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रोड, घर्षण बल जो फर्श छड़ पर आरोपित करता है। देखते हैं क्या लगता है। सबसे पहले तो जो जो डेटा दिए वो यहां लिख देता हूं मैं। ये जो रोड है ये इस टाइप से रखी हुई है। ठीक है, ये तो रोड आ गई मेरी। अब यहां क्या होगा, इधर तो घर्षण बल लग रहा होगा फ्रिक्शन, इधर स्मूथ है तो फ्रिक्शन 0 आएगा इधर। ठीक है, ये वाला कोण मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, दीवार से साथ। अब इस पे बल चेक करते हैं कौन कौन से बल लग रहे हैं। सबसे पहले तो इधर वाला बल मैंने N1 मान लिया, अभिलंब। ये वाला बल मैंने N2 मान लिया, यहां तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, इसका mg नीचे मान लिया। ये रोड N1 के कारण राइट जा रही होगी तो यहां घर्षण बल इधर लगेगा फ्रिक्शन, और यही फ्रिक्शन मुझे फाइंड करके बताना है। ठीक है, अब कराना क्या है बच्चों कि यहां पर अगर मैं चेक करूं, अगर मैं बैलेंसिंग कराऊं, ये रोड कहीं नहीं जा रही है ना, इसका मतलब ये जो N1 का मान है ये N1 इधर लग रहा होगा, ये घर्षण बल के बराबर लग रहा है और यही घर्षण बल मुझे पता करना है। और N2 का मान वर्टिकल में या ऊर्ध्वाधर में चेक करें तो N2 का मान mg के बराबर आ जाएगा। अब यहां से मुझे फ्रिक्शन पता करना है। अगर मैं फ्रिक्शन को म्यू इंटू नॉर्मल लिखता हूं तो नॉर्मल तो ये फ्रिक्शन में N2 आएगा, N2 का वैल्यू तो नो डाउट यहां से mg 200 न्यूटन लिख ही लेंगे अपन, बट ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपने को नहीं पता, ना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तरीके से तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करा देते हैं। पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 करा, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 कराने से क्या होगा, N2 और फ्रिक्शन का टॉर्क तो गायब हो जाएगा क्योंकि तो दो फोर्स तो वहीं से जा रही है। N1 का टॉर्क mg से बैलेंस कर लेगा। ठीक है, अब ये N1 का टॉर्क देखो किस टाइप से रोटेट कराएगा। ये N1 का जो टॉर्क का रोटेशन आएगा वो इधर आएगा और mg का जो टॉर्क का रोटेशन आएगा वो इधर आएगा। ठीक है, ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब इनका टॉर्क की कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो ये वाली ए पॉइंट के बाद टॉर्क लिखूंगा तो ये वाली डिस्टेंस की मुझे जरूरत होगी,
तो रोड का लेंथ अगर l है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी l cos 60, ठीक है। और यहां तक की लेंथ की भी जरूरत पड़ेगी क्या, तो यहां से लगा के यहां तक जो है ये वाली लेंथ की जरूरत पड़ेगी मुझे mg का टॉर्क निकालने के लिए। तो ये 60 है ना, और यहां से ये सेंटर ऑफ मास पे लग रहा, तो ये डिस्टेंस l/2, यहां से यहां तक l/2, तो ये हो जाएगा l/2, ठीक है। और ये हो जाएगा sin 60, ठीक है। अब क्या करना है, कुल मिला के टॉर्क 0 कराना है मुझे, तो टॉर्क 0 करा देता हूं। कौन सा टॉर्क, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करा दिया, टॉर्क 0 किसके अबाउट, अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। अब टॉर्क को कैसे लिखा जाता है, टॉर्क को वैसे तो आप लोग RF sin थीटा लिखते हो क्या, ठीक है, पर मैं यहां क्या कर रहा हूं, R परपेंडिकुलर इनटू फोर्स लिख देता हूं, ठीक है। तो पहला जो टॉर्क आएगा N1 का टॉर्क, N1 इंटू L cos 60, L और cos 60 का वैल्यू कितना लिख देंगे 1/2, साथ में ही mg का टॉर्क कितना आएगा, mg L/2 sin 60, sin 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है। तो ये एक 2 से तो 2 चला जाएगा, एक L भी चला जाएगा, तो N1 का वैल्यू कितना आ गया, mg इंटू √3/2, m का वैल्यू कितना रख ले, mg हो जाएगा मेरा 200 इंटू √3/2, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 100√3, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं क्या है। 2 masses m1 m2 1 kg 2 kg are connected by a light inextensible string suspended by means of weightless pulley. पुली का मास नहीं है कुछ भी, shown in figure. Assume that both the mass starts from rest. Initially velocity इनका दोनों का 0 है। Distance traveled by center of mass in 2 सेकंड, 2 सेकंड में सेंटर ऑफ मास कहां गया होगा, चेक करते हैं। सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता लगा लूं तो आंसर आ जाएगा कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लेंगे सेंटर ऑफ मास के लिए। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने से पहले अपन ये चेक करते हैं, दोनों ब्लॉक में ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा होगा a एक्सेलरेशन से और ये वाला ब्लॉक a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो पहले तो इनका एक्सेलरेशन निकालते हैं अपन, क्या होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होगा आपको, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के गति के नियम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 और 1 प्लस 2, तो ये एक्सेलरेशन तो मेरा 10/3 आ गया, 10/3 से ये नीचे जा रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो क्या निकालना होगा, ACM का ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, m1a1 प्लस m2a2 और बटा में m1 प्लस m2। अब यहां से मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालता हूं। m1 ये जो मास है ये 1 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो 10/3 लिख लिया, और इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो माइनस 10/3 लिख लिया, ठीक है। m1a1 और बटा में m1 प्लस m2, तो ये 10/3 माइनस 20/3, तो ऊपर तो क्या बचेगा मेरा, ऊपर तो जो बचेगा ये माइनस 10/3 बचेगा, और नीचे में एक 3 और आएगा, ये 1 प्लस 2, ठीक है। 10/3 माइनस 20/3 करूंगा तो माइनस, तो ये माइनस मेरा 10/9, ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आ गया। अब मैं सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन लिख सकता हूं, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना मेरे को, तो S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो SCM इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन इनटू कितनी देर में, 2 सेकंड में। तो ये मेरा जो आ गया ये कितना आ गया 20/9 मीटर आ रहा है, ठीक है। ये अगर ये माइनस के साथ रखोगे ना आप यहाँ पे, तो ये माइनस आएगा, वो माइनस खाली ये बताएगा द्रव्यमान केंद्र नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ दूरी बोला है तो उस माइनस का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मेरा 20/9 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो ये बोला है द XY कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म L शेप्ड लेमिना ऑफ मास 3 kg। ये एक L शेप का एक लेमिना है जो कि सिमेट्रिकली दिख रहा है। अगर इसको मैं कंप्लीट कर देता ये ऐसा, अगर ये लेमिना यहां तक होता ना पूरा ये, तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां जाता क्या बच्चों, सिमेट्री से इसका द्रव्यमान केंद्र यहां होता, और द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक होते 1,1। अब क्या हो रहा है कि ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, ये वाला पार्ट नहीं है, खाली एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स ये रहा, और L यहां ब्लैंक है। दैट मीन सेंटर ऑफ मास किधर भाग गया होगा, सेंटर ऑफ मास इस दिशा में भागा होगा, इस दिशा में, इस दिशा में जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये वाला बिंदु अगर मैं देखूं ना, ये वाला बिंदु सेंटर ऑफ मास कहीं यहां कहीं होगा। अब यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होने के कारण x निर्देशांक y निर्देशांक दोनों 1 से कम आएंगे, तो 1,1 तो ऑप्शन में है, ये तो हो नहीं सकता, 2,2 भी नहीं हो सकता, द्रव्यमान केंद्र यहां तो आएगा नहीं,
और 6/5 5/6 में ये वाला आंसर इसलिए सही है क्योंकि ये 1 से इधर शिफ्ट होगा तो कम कम हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बाकी पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन फॉर्मूला करके भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल ऑफ मासेस 1 2 3, 1 kg 2 kg और 3 kg का सेंटर ऑफ मास 1 2 3 है। एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अनदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल 3 and 2, एक और सिस्टम है जिसमें 3 और kg दो मास है, लाइज एट अ पॉइंट 1 3 -2। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये रहा। where should we put a third, where should we put a particle of mass 5 kg so that center of mass of entire system lies at the center of mass of first system। मींस तीसरा मास कहां पे रख देना चाहिए आपको, ठीक है, और वो तीसरा मास 5 kg है ताकि पूरे सिस्टम का फिर से जो नया सेंटर ऑफ मास बने ना वो सेम पहले वाले अरेंजमेंट के जैसे ही 1 2 3 पे आ जाए। ठीक है, तो कुल मिला के हो क्या रहा है ये समझते हैं जरा। अपन ये इक्वेशन लिखते हैं, द्रव्यमान सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब जो पहला m1 है ना, अब यहाँ क्या है 3 मास है 1 2 3, तो उन तीनों का कंबाइनली 6 लिख लिया, x1 ये वाला कोऑर्डिनेट 1 लिख लिया, m2 इन दोनों का कंबाइन करके 5 लिख लिया, इनका x कोऑर्डिनेट कितना है -1 आ गया, प्लस m3 ये 5 kg और ये x3 मुझे पता करना है। ये बोल रहा है वेयर शुड वी पुट पार्टिकल ऑफ मास 5 kg, 5 kg को कहां रखें सो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ एंटायर सिस्टम, इस एंटायर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं आ जाए जो फर्स्ट सिस्टम का था। अब फर्स्ट सिस्टम जो आ रहा है ना 1 2 3 वाला, इसका ये 1 पे था क्या, और नीचे इन द्रव्यमान को ऐड कर लो 6 5 5, तो 5 और 5 10 6 16, 6 - 5 5 x3। ठीक है, तो ये 16 1 5 x3, तो x3 का मान मेरा कितना आ गया 15/5 3। तो x कोऑर्डिनेट 3 आना चाहिए, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, या -1 आ रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 मेरा हो जाएगा। बाकी यही काम आप चाहो तो YCM के साथ भी कर सकते हो, ZCM के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम वर्टेक्स इज Z0। ये लो भाई आपका सॉलिड कोन आ गया, इस सॉलिड कोन का ये वर्टेक्स आ गया। अब ये एंड इसका जो रेडियस दिया हुआ है ना, बेस का रेडियस, बेस का जो रेडियस है r है और हाइट इसका h है, तो Z0 का वैल्यू पता करना है। चेक करते हैं जरा क्या क्या डेटा दिया हुआ है। देखो यहां से ये तो मेरी हाइट आ गई h और ये r आ गया। अब ये इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा ना यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास, ये द्रव्यमान केंद्र की ये जो दूरी है ये Z0 दी हुई है। ठीक है, आपको Z0 का वैल्यू पता करके बताना है क्या होता है। अच्छा, द्रव्यमान केंद्र की इधर से दूरी अगर देखता हूं मैं तो ये तो h/4 आती है, तो Z0 का वैल्यू कितना आ जाएगा सीधा, Z0 का वैल्यू h माइनस h/4, तो Z0 का वैल्यू जो है 3h/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3h/4 आ रहा है सीधा सीधा, r का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया I and 2I respectively about the axis of rotation. Their kinetic energy of rotation are equal, the angular momentum will be in ratio. दो पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I और 2I है, यदि उनकी घूर्णी गतिज ऊर्जा समान है तो कोणीय संवेग का अनुपात होगा। सबसे पहले तो अपने को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो क्या होता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वैसे तो आप हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिखते हो इसको, बट ये ओमेगा का जिक्र नहीं है तो इसको मैं L²/2I लिख लेता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो L1²/2I इक्वल टू L2²/2 इंटू 2I। ये 2I से ये 2I गायब होगा, तो L1/L2 जो है मेरा आएगा ये 1/√2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चेक करते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें लिखा है अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W। ये जो बार दिख रही है ना आपको, ये नॉन यूनिफॉर्म है, मींस इसका मास सिमेट्रिकल नहीं है। ये वेट W सेंटर पे नहीं आएगा, इधर आ रहा है, तो ये भी पता लग रहा होगा। ये वाला जो वेट वाला पॉइंट है और ये वाला कॉर्नर है, इनके बीच का डिस्टेंस D दिया हुआ है। A non-uniform bar of weight W and length L is suspended by two strings of negligible weight as shown in figure. The angle made by strings with the vertical are θ1 θ2। इधर वाली रस्सी θ1 बना रही है, इधर वाली रस्सी θ2 बना रही है। डिस्टेंस D of the center of gravity from the bar at left hand। ये D का वैल्यू ही पता करके बताना है क्या होगा, ठीक है। बार W है लंबाई की असमान छड़। असमान छड़ का मतलब ये W बीच में नहीं आएगा। चित्र में दिखाया अनुसार नगण्य भार की दो डोरियां, डोरियों का द्रव्यमान कुछ भी नहीं है। θ1 θ2 ऊर्ध्वाधर से कोण दिए हैं, ठीक है। अपने बाएं सिरे से चढ़ के गुरुत्व केंद्र की दूरी बतानी है D, ये वाली दूरी D, जैसा मैंने यहाँ बताया। अब अपने को करना क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या है, यहां पर जो है ना, यहां जो बल लग रहे होंगे, बल चेक करते हैं किधर लग रहे हैं। W तो नीचे लगा ही दिया है, इसके अलावा इधर वाला जो तनाव बल रस्सी पर आ रहा होगा ये T2 मान लिया, और इधर वाला जो तनाव बल है रस्सी पर वो T1 मान लिया। इस T1 का एक घटक होगा ये वाला कोण θ1 होने के कारण, ये वाला घटक हो जाएगा T1 cos θ1, ऐसे ये वाला घटक हो जाएगा T1 sin θ1। इधर ये वाला घटक हो जाएगा और ये वाला घटक हो जाएगा T2 cos θ2, और ये वाला घटक हो जाएगा T2 sin θ। अब अगर मैं साम्य में है ये डोरी वगैरह सब, तो ऊपर वाले जो बल हैं वो नीचे वाले बल के बराबर होंगे। ऊपर में जो बल लग रहे हैं वो कितने हैं, यहां से समीकरण लिखता हूं। T1 sin θ1 का जो वैल्यू है, T1 sin θ1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, T1 sin θ1 इक्वल टू T2 sin θ2। पहली समीकरण तो ये आ गई हॉरिजेंटल में या क्षैतिज में साम्य की। दूसरा, ऊपर में जो बल लग रहा होगा T1 cos θ1 प्लस दूसरा वाला घटक क्या आएगा T2 cos θ2, और नीचे में जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है W। ये दूसरी समीकरण आ गई मेरी। अब यहां से मुझे पता क्या करना है, D का वैल्यू पता करना है। अब D का वैल्यू पता करना है जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, पर इन दोनों इक्वेशन में तो D आया ही नहीं अपना, दोनों में D नहीं आ रहा है। तो जिसको पता करना है कम से कम उसको पहले इंट्रोड्यूस तो कराएं समीकरण में। तो यहाँ D कैसे आएगा, देखो D की कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है A, और इस A पॉइंट के अबाउट जो है मैं बलागुण को 0 कराता हूं। तो इस A पॉइंट को यहां इधर ड्रॉ करता हूं मैं, ये वाला पॉइंट A है, इस A पॉइंट के अबाउट मेरे को बलागुण 0 कराना है। अब A पॉइंट के अबाउट बलागुण 0 कराऊंगा तो ये T1 तो डायरेक्ट वहीं से जा रहा है, तो बलागुण 0 हो गया। T2 के घटक करे तो T2 sin θ वहीं से जा रहा है, T2 sin θ की लाइन, तो बलागुण 0। खाली T2 cos θ का घटक आएगा, और जो T2 cos θ का घटक आएगा T2 cos θ गुणा L और W गुणा D। तो अब यहां से अगर मैं चेक करूं तो W के कारण, ये जो W वेट के कारण इस दिशा में बलागुण आएगा, और T2 cos θ के कारण इस दिशा में बलागुण आएगा। तो बिंदु A के सापेक्ष दोनों विपरीत दिशा में है, तो कुल बलागुण क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो तीसरी समीकरण इसलिए बना रहा हूं ताकि D आ जाए। तो D कैसे आया, देखो तीसरी समीकरण जो आई है ना अपने, तो ये तीसरी समीकरण आई है T2 cos θ2 इंटू L बराबर W इंटू D। ये तीसरी समीकरण आ गई। अब यहां से D का मान आ जाएगा। अब D का मान क्या आ रहा है, देखो यहां से T2 cos θ2 L बटा W। अब यहां से अपन को ऑप्शन में ये चेक करना है कि हटाना किसको है। अब देखो L तो ऑप्शन में आ रहा है, और L के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, θ1 θ2 L और कोण आ रहे हैं। दैट मीन्स यहां से मुझे किसको हटाना है, ये T2 अपॉन W को हटाना है, ठीक है। L तो आ ही रहा है, θ1 θ2 आ रहा है, तो T2 अपॉन W का मान जो निकालने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को काम में लेते हैं। अब ये समीकरण 1 समीकरण 2 ही इतनी कॉम्प्लेक्स है, वहां से अपने को T2 अपॉन W हटाना है। तो पहले एक काम करते हैं, यहां पहली समीकरण से T1 का वैल्यू निकालो, यहां से T1 का वैल्यू यहां पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से T1 का वैल्यू रख लिया यहां से, तो ये आ रहा है T2 sin θ2 अपॉन sin θ1। ये T1 का वैल्यू रखा है मैंने, इंटू cos θ1 T2 cos θ2 इक्वल टू W। T1 का मान इसलिए रखा है क्योंकि मुझे यहां क्या चाहिए, यहां मुझे चाहिए T2 अपॉन W। तो T1 को तो पहले ही गायब कर लिया अपन ने, क्योंकि T2 अपॉन W चाहिए। अब अपन फोकस है, T2 भी आ रहा है यहाँ पे और W भी आ रहा है, ठीक है। तो T2 और W चेक करते हैं जरा। यहां से T2 कॉमन लिया, और यहां से W आ ही रहा है उधर राइट में, उसको लास्ट में लाता हूं। तो ये क्या आ गया मेरा
साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 बटा में साइन थीटा 1 एलसीएम ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 ऐसा बचेगा। और ये W, अब ये W को इधर ला दूं तो T2 अपॉन W का मान आ चुका है, तो ये T2 अपॉन W का मान यहाँ ऊपर रख दिया, तो T2 अपॉन W का मान ऊपर रखने पर क्या होगा, देखो ये जो T2 अपॉन W है ना, T2 अपॉन W का मान ऊपर रख दो जरा, तो T2 अपॉन W का मान यहाँ ऊपर रखा तो D का मान क्या आ रहा है, तो T2 अपॉन W जो आएगा ना, ये आएगा मेरा साइन थीटा 1 बटा में साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, ठीक है। ये तो ये आ गया, और साथ में एक और आ रहा है मेरा कॉस थीटा 2 गुणा में L। अब ऐसा ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बट यहाँ 10 आ रहा है, तो अपन को सब जगह 10 लाने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो ये कॉस थीटा 2 का डिवाइड करूं, ये कॉस थीटा 2 का डिवाइड करूंगा तो यहाँ साइन थीटा 1, ये कॉस थीटा 2 का डिवाइड होगा तो ये टेन थीटा 2, ये कॉस थीटा 1 प्लस ये कॉस थीटा से कॉस थीटा गायब, यहाँ साइन थीटा 1 आ गया। अब एक तो 10 आ गया, एक और 10 लाने के लिए फिर से मैं डिवाइड करता हूं क्या, साइन कॉस थीटा 1 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा 1, यहाँ कॉस गायब हो जाएगा, यहाँ टेन थीटा 2 और यहाँ भी मेरा टेन थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ये L तो चल ही रहा है, तो अब अपन आंसर चेक करते हैं। टेन थीटा 1 तो ऊपर आना चाहिए, तो टेन थीटा 1 ऊपर ही इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 420 आरपीएम स्लोस डाउन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप। तो चेक कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन, ओमेगा फाइनल तो 0 आ जाएगा, ओमेगा इनिशियल 420 आरपीएम दिए प्लस अल्फा टी, ठीक है, तो फाइनल तो 0 आ जाएगा, और ओमेगा इनिशियल 420, अब ये आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, तो उसको आपको रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए 2 पाई का गुणा और 60 का भाग, ये रेडियन पर सेकंड में आ गया। अल्फा तो ऑटोमेटिक रेडियन पर सेकंड में ही दिया हुआ है, ठीक है। स्लोस डाउन लिखा है ना, तो माइनस कर देता हूं मैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो 80 और ये 2t इक्वल टू 420 से कटेगा एक 0 से 0, 7 गुणा 2 पाई, तो समय जो आ गया मेरा 2 से 2 काटने के बाद 7, पाई का मान 22/7, तो आंसर मेरा 22 सेकंड आ जाएगा इस क्वेश्चन का, तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग विद ए फोल्डेड हैंड, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग विद फोल्डेड हैंड एट द सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ये एक प्लेटफॉर्म घूम रहा है और इस पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, और इस बच्चे ने क्या कर रखा है, अपने हाथ फोल्ड कर रखे हैं, तो ये अपने हाथ इस टाइप से इसने फोल्ड कर रखे हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज के, यहां काइनेटिक एनर्जी के दी हुई है। चाइल्ड स्ट्रेच हिज आर्म्स सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम डबल। अब ये बच्चा क्या करता है कि अपनी भुजाओं को फैला लेता है, आर्म्स को, ये वही प्लेटफॉर्म है, ये इस टाइप से भुजाएं इसने फैला दी, ठीक है। अब ऐसा करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया। यहां अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, तो यहां जो घूमने के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो रहा है ये 2i हो रहा है। अब ये काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कितनी हो जाएगी, के डैश मान लेते हैं, के डैश कितनी होगी, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, एक लड़का अपनी केंद्रीय अक्ष के परितः घूर्णन कर रहे प्लेटफॉर्म के केंद्र पर हाथों को मोड़कर रखा है, हाथ मोड़ रखे थे पहले उसने, निकाय की गतिज ऊर्जा के थी, लड़का अपनी भुजाओं को फैला देता है, पहले इस टाइप से वो डांस कर रहा था, अब भुजाओं को फैला दिया, ऐसे कर दिया, तो डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जड़ा तो अगुण 2 गुना हो जाए, निकाय की गतिज ऊर्जा। आपको पता होगा L1 बराबर L2, कोणीय संवेग संरक्षण नियम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। L को क्या लिखा जा सकता है, जैसे P को लिखते हो ना, P इक्वल टू √2m इंटू के, तो यहाँ √2i1 k1 √2i2 k2, तो ये हो जाएगा i1 k, √2 तो गायब हो जाएगा, i2 की जगह 2i, और ये k डैश का मान हो जाएगा k/2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है देखो, 2 discs of moment of inertia I1 and I2 about their respective axis normal to the disc passing through the center and rotating with the angular velocity omega 1 omega 2 r
brought in contact with face to face with their axis of rotation coinciding with each other, what is the loss in kinetic energy of the system? मीन्स ये एक डिस्क है और ये दूसरी डिस्क है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका I1 ओमेगा 1 है, इसका I2 ओमेगा 2 है, तो इन दोनों के कांटेक्ट में आने पे कितना हीट लॉस होगा? तो इस हीट लॉस जो होता है ना, ये इस टाइप से लिख देना है, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, ये तो ये आ गया, इनटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस टाइप का ऑप्शन देख लेना है, या फिर इसको कराया जा सकता है कोणीय संवेग संरक्षण से भी, बाकी डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हो। दोनों को चिपका दोगे तो फाइनल ओमेगा निकालो, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो इस टाइप का आंसर देख लेते हैं अपन। तो ये वाला हाफ 2 नीचे लिखा है, I1 I2 ओमेगा 1, ठीक है ना। इसी टाइप से कैपेसिटर में भी आता है, कैपेसिटर में जो एनर्जी लॉस होता है ना, और कॉलिजन में भी आता है, दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो कॉलिजन में लॉस होता है, दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो एनर्जी लॉस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी टाइप का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करते हैं क्या है। A man stands on rotating platform with his arm stretched, holding a 5 kg weight in each hands. 5 kg भार प्रत्येक हाथ में पकड़े हुए एक व्यक्ति अपनी भुजाएं फैलाकर घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उसके दोनों हाथ में 5-5 kg और ऐसे ऐसे घूम रहा है भुजाओं में, ये वाले हाथ में 5 kg, ये वाले हाथ में 5 kg। ठीक है, द एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म, जब शुरुआत में प्लेटफॉर्म घूम रहा है तो 1.2 रिवोल्यूशन पर सेकंड से घूम रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैन टुगेदर विद द प्लेटफॉर्म मे बी टेकन टू द कांस्टेंट एंड इक्वल टू 6 kg। ठीक है, मींस ये बोल रहा है कि व्यक्ति और प्लेटफॉर्म का जो जड़त्व गुण है वो नियत है और 6 के बराबर मान लिया जा सकता है। अब बोला इफ द मैन ब्रिंग्स हिज आर्म्स क्लोज टू हिज चेस्ट विद द डिस्टेंस ऑफ ईच वेट फ्रॉम द एक्सिस 100 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मींस वो जो पहले ऐसे घुमा रहा था ना, तब वो जो द्रव्यमान थे दोनों मास वो 100 में घूम रहे थे, ऐसे पास लाने पे वो द्रव्यमान अब 20 सेंटीमीटर में घूम रहे हैं। तो नया एंगुलर स्पीड क्या है? ठीक है, 100 में घूम रहे थे, 20 तक परिवर्तित करते हुए भुजाओं को सीने के करीब लाते हैं, तो प्लेटफॉर्म की नई कोणीय चाल। अगेन इसको कोणीय संवेग संरक्षण लगाना है। ठीक है, तो कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है देखो, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, अब यहां क्या है, 5-5 kg के ब्लॉक है और 7 का ओमेगा दिया है शुरुआत का, और I जो दिया है ना शुरुआत का मेन और प्लेटफॉर्म का मिला के वो 6 है, तो ये वाला I 6 आ गया, साथ में 2m R1 स्क्वायर गुणा ओमेगा 1, यहां जो है ओमेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा 1 का मान 1.2 दिया हुआ है। अच्छा, इधर भी रिवोल्यूशन पर सेकंड में है और ऑप्शन भी रिवोल्यूशन में, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। I2 में 6 प्लस 2m R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 मुझे पता करना है। अब यहाँ R1 m तो क्या है, वो दोनों पार्टिकल का मास 5 रख लेंगे, दोनों हाथ में पार्टिकल है तो, और 100 से 20 तक है ना, तो ये द्रव्यमान कितना रख दिया 5। शुरुआत में 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख लिया। ठीक है, इंटू 1.2, ये 6 प्लस 2 और यहां क्या द्रव्यमान 5 और ये 20/100 होल स्क्वायर ओमेगा 2। जोड़ लेते हैं, 5 दूनी 10, 16 तो ये हो गया, 1.2 6, ये 5 दूनी 10 और ये 20 कटेगा 1/5, 2 गुणा 5 गुणा 1/5 गुणा 1/5, 1/5 को तो काट लो और ये 2/5 आएगा, तो इधर आ रहा है 16 गुणा 1.2, तो लेफ्ट हैंड साइड में आया और राइट हैंड साइड में आएगा 6.4 गुणा ओमेगा 2। ये दशमलव से दशमलव हटा दी, 16 चौक 64, ये 4 आया और 12/4 करूंगा तो 3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 रिवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का। अच्छा ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, द फोर्स 7i cap 3j cap minus 5k cap acts on particle whose position vector is this, what is the torque given to the। तो टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों आपका R क्रॉस F। ठीक है, यहाँ लिखा I, यहाँ लिखा J, यहाँ लिखा है K, R का कोफिशिएंट रख लेते हैं पहले 1 - 1 1, फिर फोर्स का रख दिया 7 3 - 5, बलागुण कितना आ गया मेरा I कैप। अब जब I कैप निकालूंगा तो ये I कैप वाला रो एंड कॉलम हटा देना है, I कैप वाला रो एंड कॉलम हटाएगा तो यहाँ बचेगा 5 और -3,
तो 5 माइनस 3 देखूंगा तो 2 आई कैप तो सभी में आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, अगली स्टेप पे और जाना पड़ेगा। माइनस जे कैप, माइनस जे वाली रो एंड कॉलम हटा दिया तो -5 -7, जे वाला रो एंड कॉलम हटाते -5 और -7, तो 7 5 12। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आ गया, ये माइनस और माइनस, फिर आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं इसको। ठीक है ना, पहला ऑप्शन आ गया, बाकी आप चाहो तो पूरा सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या लिखा है, अ रोड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, ये रोड का जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, इस पिवोटेड एट द वन एंड, ये यहाँ से बंधी हुई है, इट इज राइज सच दैट इट्स मेक एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एज शोन, यहाँ से 30 डिग्री और इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से, मींस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसका 0 आ जाएगा। एंगुलर स्पीड बतानी इस रोड की, जब ये यहाँ आ जाती, यहाँ आ जाएगी ना, तब इसका एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा 2 मान लिया, और यही ओमेगा 2 मुझे निकाल के बताना। अब होगा क्या बच्चों, इसमें अपने को लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है देखो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बाद की काइनेटिक एनर्जी, बाद की पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में mgh लिख दूं, बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, और बाद की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली। ठीक है, 0 पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा मान ली है। देखो इसका सेंटर मास यहाँ होगा, ये द्रव्यमान केंद्र, और ये बाद में यहाँ पहुंच जाएगा सेंटर मास, तो ये वाली, ये यहाँ मैंने पोटेंशियल एनर्जी U2 0 मान लिया, यह हाइट h है, और ये प्रारंभिक U1 मान ली, तो ये mgh लिखूंगा ना। अब m की जगह तो क्या लिख देना है, क्वेश्चन में दिया है क्या m, नहीं दिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m g, अब ये h, ये वाली हाइट लिखूंगा ना, तो ये यहां से L/2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा L/2 sin 30। ठीक है, यहां से यहां तो L/2 और ये h निकालना है तो sin 30, हाफ आई की जगह लिख दिया ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से कैंसिल आउट करते हैं, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, मास तो गायब हो जाएगा, ये 2 का फैक्टर भी गायब हो जाएगा, एक L भी गायब हो जाएगा, और वैल्यू रखते चलते हैं, जी का मान रख दिया 10, sin 30 1/2 इक्वल टू 1/3, एक L बचेगा 50, 50/100 लिख लिया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 50/100 से तो 2 कट गया, तो ओमेगा का मान आ गया √30, √30 मीन्स दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये 17वें क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्या है देखो, 18वें क्वेश्चन में लिखा है, 2 प्लैनेट ऑफ मास m1 एंड m2 आर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द 2 प्लैनेट। ठीक है, चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन। ये एक मास तो ये m1 दिया हुआ है, और दूसरा मास m दिया हुआ है m2, 2 प्लैनेट ऑफ मास m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r दिया हुआ है, यहां से लगा के यहां तक की डिस्टेंस r है। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हिंदी में भी। m1 m2 द्रव्यमान के 2 ग्रह एक दूसरे से r दूरी पर है, जैसा दिख ही रहा है, एक उपग्रह है, बीच में से पलायन करवाना है, इसको भेजना है ऊपर की दिशा में, तो यहां पर अपने को बताना है इसका पलायन वेग, मींस ये अनंत पे चला जाए, तो ये वाली दूरी मेरी r/2 हो जाएगी, और ये वाली दूरी भी मेरी r/2 हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, अपने को जब पलायन चाल का जो सूत्र होता है ना, उसका डेरिवेशन पैटर्न पता होना चाहिए। तो इसको प्रूव करके देखते हैं इसको कैसे आएगा। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैं, तो k1u1 इक्वल टू k2u2, अनंत पर पहुंचा देना है पलायन करा के। तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mu² लिख लिए। अब जब इसकी शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले इसके साथ में लिख लूंगा, फिर इसके साथ लिखूंगा। ठीक है, तो जो इसके साथ में लिखूंगा ना मैं, इसके साथ m द्रव्यमान लिख के, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पहले इसके साथ लिखा g m1m/r/2, फिर इधर दूसरे के साथ लिखा g m2m/r/2। अनंत पर गतिज ऊर्जा 0, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0। ये राइट में जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, और ये m तो कैंसिल आउट हो जाएगा हर बार, तो 1/2u² तो ये रहा, और ये राइट में चला जाएगा पॉजिटिव, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2g m1/r प्लस 2g m2/r। ठीक है, ये 2 भी इधर ला दूं और कॉमन ले लो, तो u² का मान आ गया मेरा 4, g भी कॉमन, r भी कॉमन, m1 प्लस m2, तो u लाऊंगा तो ये इधर आके रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में 4 आ रहा है, रूट में 4 मतलब ये दूसरा ऑप्शन, क्योंकि इसने बाहर ले लिया ना, तो 2 आ जाएगा बाहर, तो ये सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 3 kg एक्सप्लोड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, इट ब्रेक्स इनटू 3 इक्वल पार्ट ऑफ, one part retrace its path, the second path comes dash and
रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वाज 100 मीटर इफ नो एक्सप्लोजन वुड बी हैव टेकन प्लेस। अगर कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता तो ये इसका जो रेंज आता वो 100 आता। डिस्टेंस ऑफ थर्ड पार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन फाइनली लैंड्स ऑन द ग्राउंड। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या। 3 kg वाला एक प्रक्षेप्य अपनी पथ के सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचकर विस्फोट हो जाता है। 3 समान द्रव्यमान में टूटता है, एक अपने ही पाथ को उल्टा कर देता है, दूसरा वहीं रुक जाता है। और यदि विस्फोट न हुआ होता तो प्रक्षेप्य की रेंज बोले तो परास, प्रक्षेप्य की परास जो है वो 100 मीटर होती। तीसरा भाग भूमि पर गिरने पर मूल प्रक्षेपण बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेगा। ठीक है, अब यहां क्या है देखो, क्वेश्चन में चित्र की सहायता से भी समझा देता हूं। ये यहां जाएगा, यहां जाके इसके 3 टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब 3 टुकड़ों में से क्या होता है कि एक टुकड़ा तो वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में यहीं आ जाता है, एक टुकड़ा तो ये यहां से ऐसे ऐसे घूमते यहां जा, एक टुकड़ा रुक गया होगा तो बेचारा वो यहां जाके गिरेगा। तो ये तीसरा टुकड़ा कहां जाएगा, ये तीसरा टुकड़ा कहां जाके गिरेगा या पूछ रहा है। ठीक है, तीसरा भाग मूल प्रक्षेपण बिंदु से ये वाली दूरी मुझे पता करके बतानी है कितना दूरी पे जाएगा। ये x3 मान लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या है। ये जो परास दी हुई है ना, यहां से लगा के यहां तक की जो परास है या जिसको रेंज बोलते हो आप, ये 100 मीटर है। तो अब जो है आपको पता होगा, अगर ये कोई भी पार्टिकल आगे बढ़ता है, वो फूटे ना फूटे उसके द्रव्यमान केंद्र के पथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस द्रव्यमान केंद्र तो एज इट इज चलता रहता है। तो 3 कण में टूट गया तो m1x1 m2x2 m3x3 बटा में m1 प्लस m2 प्लस m3, तो यहां आ गया 100। पहला द्रव्यमान m मान लिया। ठीक है, वो तो वही प्रक्षेपण बिंदु को 0,0 मान लेते हैं, यहाँ पे यहीं आ गया ना आपस टकरा के। और दूसरा वाला कण जो है बीच में गिरेगा तो इसको 100 मान लिया, 100 नहीं 50। परास का आधा हो जाएगा क्या, यहां तक परास 100 है तो ये यहीं आके गिर गया। और तीसरे कण का द्रव्यमान m और x3 तो पता करना है, बटा में m प्लस m प्लस m। ये m तो सब जगह से कॉमन लेके हटा देना, तो ये नीचे 1 प्लस 1 3, तो 3 गुणा 100 तो 300, 0 50 x3, यहां से x3 का मान मेरा आ गया कितना 250। तो 250 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चेक करते हैं क्या है। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये फिर से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन आ गया। मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। द्रव्यमान m r त्रिज्या वाली एक पतली वलय अपनी धुरी के अनुसार ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। For object of mass m kept generally opposite end of the perpendicular diameter of ring, the angular velocity of ring। नया जो है ना m द्रव्यमान वाले 4 पिंड वलय के 2 परस्पर लंब व्यासों के विपरीत धीरे से रख दिया जाए तो वलय का नया कोणीय वेग कितना होगा। अब देखो शुरुआत में तो क्या हो रहा होगा, ये जो वलय घूम रही होगी ना, ये वलय है, ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से। ठीक है, अब इस वलय पे क्या हुआ, इस वलय के व्यास पे 4 द्रव्यमान चिपका दिए, 1 2 3 4, तो इसका नया ओमेगा कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसा मैंने आप लोगों को बोला है कि अपने को लगाना है क्या, कोणीय संवेग संरक्षण I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब I1 शुरुआत में खाली वलय घूम रही थी, तो वलय का द्रव्यमान कैपिटल M और R छोटा लिखा है तो mr², शुरुआत में ओमेगा से घूम रहा है। बाद में क्या हो गया, mr² तो वलय का हो गया और 4 कण और चिपका दिए तो 4mr² ये आ गया इनटू ये अंतिम ओमेगा डैश। r² सब जगह से कॉमन, m ओमेगा इधर आया है, इधर से m प्लस 4m आएगा, ओमेगा डैश इसको भाग लगा दो तो कैपिटल M ओमेगा बटा में कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m, मेरा ये आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म माउंटेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल। ठीक है, इट्स रेडियस 2 मीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सल इज 200। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में रेस्ट में था। A 50 kg man stands on the edge of platform and begins to walk along the edge of the speed 1 meter per second relative to the ground. Time taken by the man with respect to platform to complete one revolution। ये क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ के देखते हैं जरा क्या है। वृत्ताकार मंच
एक घर्षण रहित ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लगाया गया है। इसकी त्रिज्या 2 मीटर है। अक्ष के परितः इसका जड़त्व अगुण 200 है। प्रारंभ में मंच स्थिर अवस्था में है। 50 केजी का एक व्यक्ति मंच के किनारे पर खड़ा है, इस कॉर्नर पर, परिधि पर, और भूमि के सापेक्ष 1 मीटर पर सेकंड की चाल से मंच के किनारे किनारे चलना शुरू करता है। व्यक्ति द्वारा मंच के सापेक्ष एक परिक्रमण पूरा करने में लगा समय कितना होगा? क्या है देखो, चेक करते हैं फिर से। ये क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। ये एक प्लेटफॉर्म आ गया अपना, ठीक है, वृत्ताकार प्लेटफॉर्म आ गया है। अब ये जो वृत्ताकार प्लेटफॉर्म है ये तो शुरुआत में रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, यहां एक आदमी भी खड़ा हुआ है इस पे, ठीक है, सब कुछ रुके हुए हैं। अब जैसे ये आदमी चलना शुरू करता है, ठीक है, मान लो ये आदमी चलना शुरू किया इधर। अब ये आदमी अगर इधर जाएगा ना तो प्लेटफॉर्म इसके विपरीत दिशा में जाता है। अगर आप दोनों को समान दिशा में मानोगे ना तो फिर ओमेगा ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये आदमी का वेग इधर जो दे रहा है ना, ये 1 मीटर पर सेकंड है। ये कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इसका ये ओमेगा निकालते हैं पहले। तो ये ओमेगा कितना आएगा? तो ये ओमेगा निकालने के लिए फिर से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण। तो प्रारंभिक कोणीय संवेग, अंतिम कोणीय संवेग, प्रारंभिक 0, अंत में इस आदमी का तो mvr लिख दिया, और ये इसका विपरीत दिशा में इसलिए माइनस लिख रहा हूं, माइनस आई ओमेगा। तो ये आई ओमेगा का मान जो है ये mvr के बराबर हो गया। अब यहां देखते हैं क्या क्या मान दिए हुए हैं। आई का मान कितना दिया हुआ है? प्लेटफॉर्म का जो जड़त्व आघूर्ण है इसका 200 दिया हुआ है, और ओमेगा निकल जाएगा, मास 50, वेग 1, त्रिज्या 2, ठीक है। तो आई का मान तो 200, ओमेगा को अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये 50, वेग 1, त्रिज्या 2। तो ओमेगा का मान मेरा 1/2 आ गया रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन में कभी कभी अब ये भी पूछा हो सकता है कि प्लेटफॉर्म का ओमेगा कितना होगा, तो यहीं तक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब वो क्या रहा है, ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं बच्चों, तो इनका जो रिलेटिव ओमेगा आएगा, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। कि ये बोला है ना आपसे, मंच के सापेक्ष, व्यक्ति द्वारा मंच के सापेक्ष परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये जो ओमेगा रिलेटिव है, ओमेगा, ये तो ओमेगा प्लेटफॉर्म का आ गया। आदमी का ओमेगा भी निकालना है, तो आदमी का ओमेगा कितना आएगा? पहले आदमी का ओमेगा निकालते हैं। ये ओमेगा मेन v/r से निकाल लेते हैं। आदमी 1 से जा रहा है ग्राउंड के सापेक्ष, और त्रिज्या कितनी है? 2, तो 1/2। तो ओमेगा रिलेटिव मेरा 1 आ जाएगा क्या? दोनों का जोड़ेगा ना, 1/2 प्लस 1/2। ये डिस्क का ओमेगा है ना, तो डिस्क का मीन्स वो वृत्ताकार डिस्क का, दोनों का जोड़ेगा तो ओमेगा तो मेरा 1 आ गया। अब टाइम पीरियड पूछ रहा है कितनी देर में घूम जाएगा, तो टाइम आ जाएगा मेरा, टाइम आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव। तो आंसर मेरा 2 पाई/1, तो आंसर मेरा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 पाई सेकंड होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और चीज अब पूछी हो सकती है कि व्यक्ति द्वारा एक परिक्रमण करने में कितना समय लगेगा। तो व्यक्ति का खाली फिर वो फिर उस क्वेश्चन में खाली व्यक्ति का ही ओमेगा लिखते हैं अपन, ठीक है ना, ओमेगा रिलेटिव नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. Gravitational potential on the line joining of the bodies where the gravitational field equal to 0 will be. m और 9m द्रव्यमान के 2 पिंड r दूरी पर रखे हुए हैं। ये एक m द्रव्यमान ले लिया, एक ये 9m द्रव्यमान ले लिया, ये दोनों के बीच की दूरी r ले ली। पिंड को मिलाने वाली रेखा पर गुरुत्वीय विभव बताना है, जहां गुरुत्वीय त्वरण है, जहां गुरुत्वीय क्षेत्र 0 है। ये दूरी x मान ली। यहां पर मेरा गुरुत्वीय क्षेत्र जो है E g 0 है और v g पता करना है, ठीक है। पहले तो ये x दूरी निकाल के बताता हूं क्या आएगी। Eg क्या लिखते हैं? kq/r² पैटर्न पे लिख दो। तो kq/r² पैटर्न पे लिखोगे ना, तो ये वाला बिंदु पता करते हैं पहले तो माइनस जी m/x² इक्वल टू माइनस जी 9m/r-x होल स्क्वायर। जी तो गायब हो जाएगा सब जगह से, माइनस गायब, m गायब, तो यहां आ जाएगा मेरा r-x/x, और ये स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये 9 का रूट 3 आ गया, इधर आ गया। तो ये x का मान यहां से मेरा आ जाएगा r/4। अब पोटेंशियल निकालना है ना, तो माइनस जी m बाई एक्स माइनस जी 9m बाई, यहां इधर r-x आ जाएगा। x का वैल्यू r/4 रखोगे ना, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? माइनस जी m, ये r/4 माइनस जी 9m,
ये r माइनस आर बटा 4, x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, r बटा 4, तो यहां आ जाएगा मेरा 3r बटा 4। तो ये Vg का जो मान आ गया माइनस 4gm/r माइनस 4, ये 4 ऊपर चला गया, gm/r, और ये 9/3 को एक 3 और लिख लिया एक्स्ट्रा, तो 4gm/r तो कॉमन आ गया, और तो माइनस 4gm/r को कॉमन ले लिया, 4gm/r, ब्रैकेट में 1 + 3 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, 4 का फिर से 4 से गुणा होगा तो 16 आ जाएगा आंसर, माइनस 16gm/r। देख लेते हैं -16 वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इफ E बी द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, एक सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के राउंड में, अर्थ के आजू बाजू में एक सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसकी जो है कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी E है, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी E/2, ठीक है। यदि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा E है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा E/2 होगी। चेक करते हैं, देखो क्या होते हैं सूत्र, यहां पर ये पृथ्वी आ गई, अर्थ, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है टोटल एनर्जी इनटू 2। अब यहां टोटल एनर्जी E बोला है, इसको 2 से गुणा करोगे तब जाके मेरी पोटेंशियल एनर्जी आएगी 2E। इसने तो उल्टा E/2 लिख दिया ना, तो पहला कथन तो मेरा गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा कथन देखते हैं, किसी कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा E के आधे के परिमाण के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। चेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, देखो यहां आप लोगों ने पहले तो टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला देखा होगा, -gmem/2r, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी में जो है ना ये 2 नहीं आता, -gmem/r, तो इन दोनों को रिलेट करेंगे तो ये वाला रिलेशन आ रहा है। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है प्लस gmem/2r, तो ये इसका परिमाण, गतिज ऊर्जा का जो परिमाण है ना वो तो कुल ऊर्जा के बराबर आ रहा है, जस्ट परिमाण देखोगे तो माइनस हटाते ही परिमाण बराबर है, इसने तो आधा बोला है तो ये भी गलत हो गया मेरा, तो ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बहुत आर इनकरेक्ट, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, 4 स्फीयर ईच ऑफ मास m फ्रॉम स्क्वायर ऑफ साइड d as shown in figure, 5th sphere capital M situated at center of square, total gravitational potential energy of system। ये जो डायग्राम दिया है इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा बतानी है। देखो क्या है, देखो 4 गोले जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान m है, ये छोटे छोटे गोलों का चारों का द्रव्यमान कितना आ गया, d भुजा वाले वर्ग पे जैसा कि चित्र में दिखा है, m द्रव्यमान का 5वां गोला केंद्र पर है, तो कुल ऊर्जा बताओ। तो ऐसी स्थिति में कुल ऊर्जा बताने के लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो क्या होगा बच्चों कि ये जो ऊर्जा निकाले ना, पहले तो 1 तो ये आ गई, 2 3 4 तो ये सेम आएगी क्या, तो मैं ऐसा लिखता हूं डायरेक्ट, ये जो 4 सेम आएगी ना, इन चारों को लिखता हूं एक साथ, u इक्वल टू -gmm/a, गुणा में ये 4 का फैक्टर आ गया, ठीक है ना। ये जो 4 है ना ये इन दोनों का है, ये चारों का है, ठीक है। अब यहां d लिखा हुआ है तो अपन भी d लिख देते हैं, ये बटा में d लिखा है ना भुजा, और गुणा में यह 4 कर लिया। इसके अलावा क्या होगा, 2 ये आएगी क्या, ये 2 वाले ये आ गए, ठीक है। तो 2 ये वाले फैक्टर लिखूंगा तो क्या आएंगे, देखो साथ में -gmm/√2 है, गुणा में 2 ये आ गए। अब क्या बचेगा, ये चारों जो है ना इसके साथ में भी बनाएंगे, ये चारों का इसके साथ भी आएगा, तो इन चारों का इसके साथ लिखूंगा तो क्या आएगा, प्लस -G(M)/a/√2 गुणा में 5। a/√2 क्यों लिखा, ये वाली डिस्टेंस आधा होती है क्या इसका, ये जो पूरा यहां से यहां तक की दूरी निकालो कोने से कोने, ठीक है, कर्ण विकर्ण बोलते हो जिसको आप हिंदी में, डायगोनल, उसका आधा कर दिया।
अब इसमें से कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है देखते हैं जरा। इसने जैसा कि ऑप्शन में देखा है माइनस जी एम बाई डी कॉमन ले लेते हैं, तो मैं माइनस जी एम बाई डी को तो एक साथ लिख लेता हूँ, माइनस जी एम बाई डी तो सबसे बाहर आ गया, माइनस जी एम बाई डी, तो यहाँ 4 स्मॉल एम तो ये बच रहा है, ठीक है, ये 2 से ये रूट टू और स्मॉल एम यहाँ भी बच रहा है, जी एम यहाँ भी डी कर देना यार, ये डी है और ये भी डी है, ठीक है, जी एम बाई डी तो बाहर आ गया, साथ में यहाँ 5 रूट 2 और कैपिटल एम बच रहा है, ठीक है, तो माइनस जी एम बाई डी, इस एम और एम को एक साथ लिख दोगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा। अच्छा यहां पर जो है ना, ये तो 4 ही तो कण है, तो यहां 4 का फैक्टर आएगा, यहां गुणा में 4 का फैक्टर, साथ में 4 रूट 2, तो ये 4 रूट 2 कैपिटल एम आ गया, ठीक है। ये अलग गड़बड़ इसलिए क्योंकि यहाँ कैपिटल एम अलग जगह पे आ रहा है और बाकी ये दो तो पैटर्न ही अलग है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ ऑफ रेडियस r हाइट h अबव सरफेस, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट, ठीक है, और जहां जी नॉट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। हिंदी में देख लेते हैं, पृथ्वी त्रिज्या r के चारों ओर एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, सतह से h ऊंचाई पर परिक्रमण कर रहा है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी नॉट है, तो कुल ऊर्जा का सूत्र बताओ। तो कुल ऊर्जा जो होती है ना, कुल ऊर्जा का जो सूत्र है, कुल ऊर्जा क्या होगी ये चेक करते हैं, माइनस जी एम ई एम बटा 2 स्मॉल आर, ये कुल ऊर्जा होती है। अब सबसे पहली बात तो क्या ना, ये स्मॉल आर नहीं दिया है, तो पृथ्वी सतह से ऊंचाई दे रखी है ना आपको, ये पृथ्वी की, और पृथ्वी सतह से ऊंचाई, तो आपका जो स्मॉल आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर यहाँ केंद्र से देखते हैं ना, तो ये केंद्र से हो जाएगा आर ई प्लस एच, तो जैसा कि यहाँ आर ई प्लस एच आ रहा है ना नीचे और साथ में पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी नॉट क्या लिखते हो आप, जी एम बटा आर स्क्वायर, तो यहां से जी एम की वैल्यू क्या लिख दूं, जी एम की वैल्यू जी नॉट आर स्क्वायर, तो ये माइनस तो ऐसा कैसा ही, इसकी जगह लिख दिया मैंने जी नॉट आर स्क्वायर, या जी नॉट आर लिख देते हैं, खाली त्रिज्या है ना, जी नॉट आर स्क्वायर जी एम की जगह एम ऐसा कैसा ही बटा में 2 और यहाँ आ जाएगा मेरा आर प्लस एच। ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, माइनस ये 2 तो खत्म, एम जी आर स्क्वायर बटा में 2, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कैपिटल एम एंड रेडियस आर इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एल्टीट्यूड 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो जब शुरुआत में ना ये अर्थ है और ये जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट यहां अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है, दैट मींस इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये सैटेलाइट, ठीक है। और ये जो अर्थ है, अब अर्थ के साथ इसकी जो शुरुआत की टोटल एनर्जी लिखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी, साथ में काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो जो टोटल एनर्जी फर्स्ट में आएगी ना, ये आएगी माइनस जी एम एम बटा आर, पृथ्वी की त्रिज्या आर दिया। अब बाद में क्या कर रहा है, ये जो सैटेलाइट है ना, ये कुछ हाइट पे घूम रहा है इस टाइप से, ये सैटेलाइट ने यहां घूमना शुरू कर दिया, और ये जो एल्टीट्यूड है ना h, ये 2r है। तो अब यहां अगर मैं देखूंगा ना, यहां जो है कुल ऊर्जा जो लिखूंगा ना मैं, इसका डायरेक्ट सूत्र अगर आपको याद होगा, जी एम एम बाई 2 स्मॉल आर है, अभी ये थोड़ी देर पहले और क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था जिसमें अपन ने रिलेशन देखा। तो यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, जी एम एम बटा 2, स्मॉल आर की जगह यहां से लिखूंगा तो 3r हो जाएगा। तो ये जो मेरी कुल ऊर्जा आ गई ना अंतिम, ये आ गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा में 6r। तो बोला है पृथ्वी की सतह से एम द्रव्यमान के एक उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा कितनी आवश्यक है, तो जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, तो अंतिम कुल ऊर्जा माइनस प्रारंभिक कुल ऊर्जा, तो अंतिम कुल ऊर्जा ये लिख देता हूं जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा 6r और माइनस लगा के प्रारंभिक लिख लिया, माइनस जी कैपिटल एम एम बटा आर। ये कॉमन होगा, सोल्व करोगे तो यहां तो प्लस 1 होगा, माइनस 1 बटा 6, तो 5 बटा 6 का फैक्टर मेरा आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सेलेक्ट द प्रॉपर ग्राफ बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। अब आपको पता होगा होलो स्फीयर जो है ना, उसके अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, खोखले गोले के कारण गुरुत्वीय विभव और उसके केंद्र से r दूरी के बीच का ग्राफ, तो अंदर अंदर तो विभव नियत होना चाहिए, तो ये नियत वाला तो ग्राफ यही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
विभव जो है आपको पता होगा ऋणात्मक होगा, तो ये नीचे से ग्राफ शुरू हो रहा है, ठीक है। खोखला गोला है तो ये, ठोस गोला होता तो ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। A spherical symmetrical gravitational system of particle has mass density। ये मास डेंसिटी दिया है रो नॉट, तो r लेस देन r पे और ग्रेटर देन r पे 0 है। रो नॉट एक कांस्टेंट है। Attached charge undergoes circular motion under the influence of gravitational field of the particle. Speed v as a function of distance r from the center of system is represented। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कणों के गोलाकार सममित गुरुत्वाकर्षण निकाय में, अब आप देखो ना, ये इस टाइप का जो कांस्टेंट द्रव्यमान हो r लेस देन r पे ग्रेटर देन r पे, तो ये एक ठोस गोला है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। रो नॉट स्थिरांक है। कणों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक परीक्षण द्रव्यमान वृत्ताकार गति से गुजर सकता है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र से फलन के रूप में v को बताना है। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले तो है ना, एक बिंदु है ये, इस बिंदु से r दूरी पर ये सभी दिशाओं में रो नॉट मतलब द्रव्यमान है ना कुछ न कुछ, तो ये ऐसा ठोस गोला ही बनेगा, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। और बाहर में इसका कोई द्रव्यमान ही नहीं है। अब इसके परितः एक कण घूम रहा है। अब कण पहले हो सकता है या अंदर घूम रहा हो, वैसे अंदर घूम कैसे रहा होगा ये पता नहीं, पर एक इमेजिनरी सिचुएशन है, और एक बार बाहर घूम रहा होगा। तो जब बाहर घूमता है, ये तो अपने ने पढ़ा है ऑर्बिट में, ठीक है ना, जैसे आपने कक्षीय वेग पढ़ा होगा ना, r ग्रेटर देन r पे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r आ जाती है, ठीक है। इसका जो ग्राफ है ये तो इस टाइप का। अब ये इस टाइप का जो ग्राफ है, अंदर का पता नहीं पर बाहर का तो मुझे पता है। तो बाहर वाले ग्राफ में तो कांस्टेंट तो नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। बाहर में कांस्टेंट नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। बाहर का तो पता लग गया अपने को, ये r के साथ कम हो रहा है, r के साथ कम हो रहा है। अंदर में क्या होगा ये चेक करते हैं, ठीक है ना। ये बाहर में तो ये पता लग रहा है ना, r ग्रेटर देन r, आउटसाइड या बाहर का तो ये हो ही रहा है, सैटेलाइट या जो पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/√r आ रहा है। अब अंदर में क्या हो रहा होगा ये चेक करते हैं। अब अंदर में क्या हो रहा होगा ये चेक करने के लिए इसका डेरिवेशन याद होना चाहिए आपको। बाहर में कैसे डेरिवेशन निकाला था, बाहर का डेरिवेशन मैं बताता हूं कैसे निकाला था आपने। Gmm/r² इक्वल टू mv²/r। m से m कट गया और ये आ गया √gm/r, ठीक है। तो कुल मिला के क्या था कि इधर तो mv²/r है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, और ये कुल बल। तो यहां भी क्या करना होगा, यहां अब बाहर में तो कुल बल लिखना आसान है, अंदर में कुल बल कैसे लिखेंगे, m गुणा में अंदर का फील्ड Gm/r/r³, ये लिखा है मैंने, इक्वल टू mv²/r, ठीक है। कैसे लिखा है ये तो द्रव्यमान और ये अंदर का फील्ड, जैसे आप बल लिखते हो ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखते हो आप F इक्वल टू QE, तो ऐसे मैंने यहां बल लिखा है m इंटू EG, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखी है सॉलिड स्फीयर के अंदर। m से m कट जाएगा। यहां भी ये बात समझ में आ रही है कि v प्रोपोर्शनल टू √r आ रहा है, ठीक है। v प्रोपोर्शनल टू √r नहीं, v प्रोपोर्शनल टू r आएगा, क्योंकि ये यहां से भी r² जाएगा ना, v² प्रोपोर्शनल टू r² जा रहा है, तो v प्रोपोर्शनल टू r जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट वाला खत्म। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। केपलर्स फर्स्ट लॉ कौन सा है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो है ये है ऑर्बिट वाला, तो ए में तो आर आ जाना चाहिए, तो ए में आर आ जाएगा, तो ये तो मेरा पहला गलत, दूसरा गलत, ठीक है। तीसरे और चौथे में से एक आंसर होगा। बी चेक कर लेते हैं, केपलर सेकंड लॉ। तो केपलर सेकंड लॉ होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। तो बी में मेरा एस जा रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। थर्ड लॉ T² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्क्वायर लॉ होता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर मेरा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 चेक करते हैं क्या। A block of mass 2 kg moving in a horizontal surface with a speed 4 meter per second enter rough surface ranging from 0 to point. The retarding force in the range rough surface minus kx where k का वैल्यू दिया हुआ है 12. स्पीड ऑफ ब्लॉक एट जस्ट क्रॉस द रफ सरफेस विल बी। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं क्या। 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज तल पर गतिमान 2 kg द्रव्यमान का एक गुटका x 0.5 से 1.5 तक विस्तारित खुरदरी सतह पर इस अवमंदन बल के संबंधित जहां k है, जब गुटका इस खुरदरी सतह को बस पार ही करता है तब इसकी चाल निम्न में से क्या होगी। ठीक है, अब चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखो कि यहां से एंटर करा है इसने
और इसका जो प्रारंभिक वेग है u, ये दिया हुआ है आपको एक, तो कितना 4 मीटर पर सेकंड। इसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है 2 kg का। अब यहां से खुरदरी सतह को जब पार करेगा तो ये वेग बताना है इसका कितना होगा। यहां x का मान दिया था 0.5, यहां x का मान दिया है 1.5। अब ये पार्टिकल यहां से आगे जा रहा होगा तो इसका वेग कम हो रहा होगा क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स या अवमंदन बल लग रहा है। अब समस्या यह है कि बल नियत नहीं है, बल तो वेरिएबल है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये स्प्रिंग बल के जैसा है, ठीक है। तो अपन ने लगा दिया वर्क, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर जो ये इसका स्प्रिंग के जैसा है ना, तो मैं कार्य डायरेक्ट लिख देता हूं -12kx², ठीक है। या फिर इसको इंटीग्रेट करोगे -kx dx तो आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 12mv², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये फाइनल माइनस इनिशियल 12mu²। सारे मान रख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, देखो 1/2 तो काट दो सब जगह से, माइनस k का मान 12 दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी होगी, जब कार्य लिखेंगे ना स्प्रिंग का, तो इसमें दोनों दिए हुए हैं x1 और x2, तो दोनों लिख लेते हैं अपन। तो ये -12kx², फिर माइनस लगा के -12kx1² इक्वल टू 12mv² -12mu², ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ सब जगह से काट देना है और यहां से k कॉमन ले लिया, ठीक है। तो k का मान कितना है 12, x2 का मान इसको 3/2 लिख लेता हूं, 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस k का मान 12, x1 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस कर लेना है। 1/2 तो अपन ने पूरा सब जगह से काट ही दिया है। कण का द्रव्यमान 2 kg है, अंतिम वेग निकालना है। कण का द्रव्यमान 2 kg है, प्रारंभिक वेग 4 है। ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। यहां से क्या करना है, देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 से कटेगा 3 बार, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 27, तो यहाँ आ गया और यहाँ 3 बचेगा, 2v² माइनस 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, इधर आ जाएगा 24, ये क्या आ जाएगा बच्चों 24, तो ये तो -24 आ गया, इक्वल टू 2v² माइनस 32, ये 32 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 8 बचेगा, 2v² इक्वल टू 8, v² बराबर 4, तो v का मान मेरा 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जरा क्या है। From a solid sphere of mass M and radius r, a spherical portion of r/2 is removed as shown in figure, taking potential 0 at infinity, the potential at the center of cavity। ये cavity के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या है। द्रव्यमान m और r त्रिज्या के एक ठोस गोले से r/2 का एक गोलाकार भाग हटा दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। v बराबर 0 मान लेना है, r बराबर अनंत पर गुहा के केंद्र पर विभव बताना है कितना होगा, ठीक है। चेक करते हैं जरा क्या होगा। यहां पर ये जो है ना, ये इस टाइप का अरेंजमेंट है और इस गुहा के केंद्र पर मुझे विभव चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले तो ये पूरा मान लेता हूं, पूरा मान लिया है, पूरा के कारण विभव निकालते हैं और ये गुहा के कारण विभव निकालते हैं। यहां इस बिंदु पर विभव निकालना है दोनों के कारण। इस बिंदु पर गुहा का केंद्र ये रहा और यहां जो गुहा का केंद्र बनेगा ना, वो यहां बनेगा यहां। तो इसका विभव निकालो और इसका विभव निकालो और दोनों का सुपरपोजिशन करा दो और आंसर निकाल लेते। तो सबसे पहले तो इसका द्रव्यमान जो दिया हुआ है वो m दिया हुआ है, ठीक है। यहां क्वेश्चन में देखो तो लिखा है m द्रव्यमान r त्रिज्या के एक ठोस गोला है, तो इसका द्रव्यमान m है, तो इसके अंदर जा रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये वाली दूरी निकालनी होगी। ये वाली दूरी मेरी r/2 आ गई क्या, r/2 त्रिज्या, इधर भी r/2। तो इसका जो विभव है ना, इसका विभव क्या आएगा, इसका जो विभव आएगा ना यहाँ पर, ये मैंने v1 मान लिया। तो v1 क्या लिखते हैं अपन, -gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। ये तो मेरा फॉर्मूला होता है, स्मॉल r की जगह r/2 लिख देता हूं, तो ये जो मेरा v1 आ गया -gm/2r³ 3r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर। तो इसको v1 को सोल्व करता हूं तो -gm/2r³, एलसीएम ले लिया यहां से 4, ठीक है, r² बटा 4 हो जाएगा ना, r/2 का
4 तिया 12 का स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर, ठीक है। तो 11/8 आ गया V1, तो माइनस 11/8 GM/R, आर स्क्वायर से R³ कट जाएगा, तो ये तो V1 आ गया। अब V2 और निकालते हैं। V2 मतलब ये इसका कारण, इसके कारण जो है ना V2 केंद्र पर निकाल देते हैं। अब इसका जो द्रव्यमान आएगा वो M' मान लिया, तो -3/2 GM' बटा इसकी जो भी रेडियस है, इसकी रेडियस R/2 है क्या, या R' ले लेता हूँ रेडियस। केंद्र पे विभव क्या लिखते हैं, जो सतह पे विभव होगा उसका 3/2 गुना, तो V2 जो लिखता हूँ -3/2 G, और ये जो M' का मान है ये तो M/8 हो जाएगा। M/8 कैसे हुआ देखो, ये जो R' का मान R/2 है ना, तो M' क्या लिख दूंगा, M' जो आएगा वो R³ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जो द्रव्यमान होगा, ये जो द्रव्यमान लिखते हैं ना मास क्या लिखेंगे, घनत्व गुणा आयतन, और आयतन 4/3 पाई R³, तो ये समानुपाती हुआ R³ के प्रोपोर्शनल, तो M' का वैल्यू जो है M/8 लिख लिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। तो M/8 और यहां से R/2 आ रहा है, तो जो V2 का वैल्यू है ये कितना आ गया मेरा, -3 GM, ये 2 से 2 कट गया 8, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो यही तो बन रहा है, तो नेट पोटेंशियल सुपरपोजिशन से V1 - V2 कर लेता हूं, तो नेट पोटेंशियल हो गया -11/8 GM/R माइनस -3/8 GM/R, ठीक है। तो अब यहां से जो है GM/R तो कॉमन ले लिया, यहां से क्या करूंगा मैं, GM/R कॉमन ले लेता हूं, -GM/R तो कॉमन, और यहां तो बच रहा है 11/8 और यहां माइनस में बच रहा है 3/8, तो ये 8/8 हो जाएगा, और 8 से 8 गया तो -GM/R इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं कौन सा, चेक कर लेते हैं, -GM/R मींस चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 32वां। अच्छा, वो जो भी एक क्वेश्चन आया था ना, मैंने बोला था आगे एक और क्वेश्चन, तो वैसे ही है। द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू ए सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट ऑफ मास m टू द ट्रांसफर ऑफ ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ R1 टू R2। तो यहाँ क्या होगा, वापस से वही टोटल चेंज इन टोटल एनर्जी में जो चेंज निकाल लेना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो एनर्जी होगी -GM बटा में 2R2, और फिर माइनस लगा के -GM बटा में 2R1, तो आंसर हो जाएगा GM स्मॉल m बटा 2 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहां से R1 में तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो 1/R1 माइनस 1/R2, ऐसा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा मेरा, नहीं 2 का फैक्टर भी आएगा, GM बटा 2 भी आ रहा है ना, तो ये चौथा इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और अभी अपन ने किया था, उसमें जब शुरुआत में क्या था बच्चों, उसमें शुरुआत में जब टोटल एनर्जी लिखी थी ना, उसमें केवल पोटेंशियल आएगी, उसमें जो है ना, उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था मैं बताता हूं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। उस क्वेश्चन में अपन केवल जो है ना सरफेस पे लिख रहे थे एनर्जी। इसकी जब इनिशियल एनर्जी लिखी थी ना अपन ने, तो काइनेटिक 0 लिखी थी। अगर ये घूम रहा होता ना, ये घूम नहीं रहा है सैटेलाइट, बाद में तो घूम रहा है, तो टोटल एनर्जी ऐसे ही लिखी, इनिशियल में रुका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज दी ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज nth पावर ऑफ द डिस्टेंस, मींस फोर्स जो है ना वो आपकी nth पावर पे बदल रहा है। देन टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ R अराउंड द सन विल बी, हिंदी में पढ़ लेते हैं। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल n की घात के व्युत्क्रमानुपाती, तब सूर्य के चारों ओर आवर्तकाल। अच्छा, जब बल अपना प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, तो अपना आवर्तकाल क्या आता है, T प्रोपोर्शनल टू R की घात 3/2 आता है क्या। तो आप तो सीधा सा क्या करो, n का मान 2 लिखा है ना इसने, nth पावर, अब यहाँ n की जगह 2 आ रहा है, तो ये T n की जगह आप 2 रख के चेक करो कौन सा ऑप्शन 3/2 आ रहा है, तो इसमें तो 3/2 नहीं आएगा पहले ऑप्शन, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में n की जगह 2 रखोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, इसमें n की जगह 2 रखोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो मेरा जो है ना ये आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का। और आप चाहो तो पूरा डेरिवेशन से भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, ये जो mv² r है ना, इसको लिख देना GM m बटा R की घात n
और सोल्व कर लो यहाँ से, यहाँ v निकालना, फिर v से टाइम पीरियड पे पहुंच जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। v is the escape velocity and v naught is the orbital velocity of satellite for the orbit close to their surface, then these are related by। हिंदी में देख लेते हैं। यदि पृथ्वी की सतह के निकट कक्षा के लिए उपग्रह का पलायन वेग v है और कक्षीय वेग v नॉट है, दोनों में संबंध बताना। अच्छा, ये पृथ्वी की सतह के निकट ही घूम रहा है ना, तो r और r e पृथ्वी की त्रिज्या बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये h तो 0 हो जाएगा। अब एस्केप वेलोसिटी तो क्या लिख देते हो आप, 2gme बटा r। ऑर्बिटल में ये 2 का फैक्टर नहीं आता ना, gme बटा स्मॉल r लिखते हैं, स्मॉल r को कैपिटल R लिख लेते हैं, बराबर ही है। अब इन दोनों को भाग लगाओगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, एस्केप वेलोसिटी √2 का फैक्टर हटा दिया, ऑर्बिटल ही तो बन गया है। तो एस्केप इक्वल टू, ये जो एस्केप वेलोसिटी है ना, ये क्या हो रहा है, √2 ऑर्बिट। तो ये चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 में क्या है देखो, 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस r बट मास m एंड 4m r हैव अ सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r। यहां से सेंटर से यहां की दूरी 6r है। एज शोन इन फिगर, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर, द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट रीचेस, ये प्रोजेक्टाइल यहां आ जाए। अच्छा, अगर इस प्रोजेक्टाइल को यहां तक पहुंचना है ना, तो इसको यहां से लगा के, यहां बीच में एक पॉइंट होगा जहां तक पहुंचा दो, और बीच वाला पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0, तो इन दोनों के बीच में वो पॉइंट ढूंढो जहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0। अब हो क्या रहा है कि शुरुआत में यहां तो ये वाला फोर्स, इसका फोर्स डोमिनेटिंग है, इस पे इधर नेट फोर्स आ रहा होगा। अब इस पे इधर फोर्स नेट डोमिनेटिंग है यहां, तो यहां एक पॉइंट आएगा जहां दोनों का डोमिनेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो इसको यहां से यहां तक पहुंचा दो बस। अब पहले तो ये वाला पॉइंट ढूंढ के लाते हैं, ये वाला पॉइंट कितना दूरी पर है। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा। ये वाला मास तो मेरा, एक मास तो क्वेश्चन में m दिया हुआ है, और ये वाला दूसरा वाला मास 4m दिया हुआ है, और दोनों के बीच की जो दूरी है ना, ये दोनों के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी ये 6r है। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहले तो वो x बिंदु ढूंढ के लाते हैं अपन। कौन सा बिंदु, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है, यहां तक पहुंचा दो बस, यहां तक, क्योंकि ये वो बिंदु है जहां दोनों के फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। इसके अगर इधर रहेगा तो ये डोमिनेटिंग है, इसका अट्रैक्शन होगा, इसके इधर है तो इसका अट्रैक्शन होगा, तो यहां तक पहुंचा दो बस, फिर तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ये वाला बिंदु ढूंढ के लाते हैं, तो माइनस यहां gm बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस g 4m बटा में 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से यहां वाली जो दूरी बचेगी ना, 6r माइनस एक्स बचेगी, gm से gm गायब, माइनस गायब, 6r माइनस एक्स बटा एक्स इक्वल टू 2, ये 4 का रूट लगा दिया मैंने डायरेक्ट, तो 6r माइनस एक्स का मान 2x आ गया, x का मान मेरा 2r निकल के आ गया। ठीक है, तो अब यहां से यहां ऊर्जा संरक्षण लगा रहा हूं मैं, कहां से, ये वाले बिंदु से, ये वाला सरफेस से फेंक रहे हैं इधर की दिशा में, इस बिंदु को a नाम दिया, इस बिंदु को b नाम दिया, a से b में ऊर्जा संरक्षण लगा लेते हैं। a टू b मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी। तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी a पे लिखता हूं हाफ mu स्क्वायर, और वहां जो a पे पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ना, तो a पे मास और माइनस gm बाई r, माइनस gm बाई माइनस g 4m बाई 5r। इसका मास 4m है, और इसके सेंटर से यहां की a पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो 5r हो जाएगी। फाइनली यहां तक पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, m माइनस gm बाई, अब यहां से b बिंदु की दूरी इसके केंद्र से x हो रही है, और वो 2r आ रही है, 2r माइनस g 4m, इसके केंद्र से दूरी जो हो जाएगी ना, इसके केंद्र से, वो 4r हो जाएगी। अब इसको सोल्व करके u निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रक्षेप की न्यूनतम चाल, स्मॉल m तो सब जगह से गायब हो जाएगा, 1/2 u स्क्वायर तो यहां बच रहा है, प्लस स्मॉल m तो गायब कर ही दिया, तो यहां से माइनस gm बाई आर कॉमन ले लिया, माइनस gm बाई आर कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 4/5, यहां 0 तो भाग ही गया, स्मॉल m गायब हो गया, यहां से माइनस gm बटा आर कॉमन ले लिया। ठीक है, gm बटा आर कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1/2
प्लस 1, ये 4/4 तो गायब हो गया, 1/2 यू स्क्वायर माइनस जी एम बटा आर, ये हो जाएगा मेरा 9/5 माइनस जी एम बटा आर, ये हो जाएगा मेरा 3/2। इसको राइट में ला दूं तो प्लस हो जाएगा 1/2 यू स्क्वायर, जी एम बटा आर कॉमन ले लिया, 9/5 माइनस 3/2, ठीक है, 1/2 यू स्क्वायर जी एम बटा आर, 10 एलसीएम आ गया, 18 15, ठीक है, ऊपर आ गया 3, तो यू स्क्वायर का मान आ गया जी एम बटा आर गुणा में 3/5, ये 2 से 10 काट ले, 3/5 का फैक्टर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी ऑफ मास m इज राइज टू हाइट nre फ्रॉम द अर्थ सरफेस। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जब m द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी सतह से nre ऊंचाई पर ले जाता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का डायरेक्ट सूत्र याद होना चाहिए आपको, mgh 1 + h बटा r, ठीक है, आर ई लिखा है तो आर ई लिख लो, तो एम जी ये दिया है आपको एन आर ई और बटा में 1 + n, h का मान आपको एन आर ई दिया है ना, तो इस टाइप का ऑप्शन देख लेते हैं, ऊपर n आएगा नीचे 1 + n आएगा, तो ये तीसरा ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a body 250 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल वेट हाफ वे ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। हिंदी में देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर 250 न्यूटन आ रहा है, यदि उस वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर नीचे ले जाए तो उसका भार कितना होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो अंदर में अगर आप चेक करते हो तो इस टाइप का ग्राफ होता है, गुरुत्वीय त्वरण का, और बाहर में बदलता रहता है, ये पृथ्वी सतह की, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर जो भार आ रहा है ना, यहां भार कितना आ रहा है आपका 250 न्यूटन का, तो यहां जब आधा आ जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा 125 न्यूटन का, खत्म, सोल्व नहीं करना कुछ, ठीक है। तो आधा भार हो जाएगा क्योंकि वो आर के समानुपाती है सीधा सीधा, ठीक है। यहां स्मॉल आर की मान ये इधर से इधर गए, इधर इधर गए, इधर इधर गए, r/2 चले गए ना, तो ये स्मॉल आर का वैल्यू भी तो r/2 ही आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण गहराई बढ़ने पर बढ़ता है, गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश के साथ बढ़ता है। देखो गहराई में जाओ या इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ढूंढना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज एल्टीट्यूड, ठीक है, इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड नहीं, ये तो गलत है, डिक्रीज होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ये भी गलत है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड, ये सही है क्या। लैटिट्यूड का मतलब ये इधर 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 बढ़ने पर अर्थ, ये अर्थ आ गई, और लैटिट्यूड का मतलब यहां से इधर इधर आगे 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 जाने पर बढ़ता है ना। आपको पता होगा फॉर्मूला जी इफेक्टिव का गुरुत्वीय त्वरण का, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A body weight 72 न्यूटन on the surface of earth, what is the gravitational force on it due to earth at height half of the radius of earth। हिंदी में देख लेते हैं, पृथ्वी सतह पर एक पिंड का भार 72 न्यूटन है, पृथ्वी की त्रिज्या से आधी ऊंचाई पर इस पिंड पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो देखो हाइट पे क्या होता है, r = r e + h लिखोगे, और यहाँ हाइट पे जो जी डैश का मान लिखते हो क्या लिखते हो, जी एम ई बटा स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे चलेगा, तो स्मॉल आर की जगह क्या लिखेंगे, आर ई + आर ई बाई 2, तो ये हो गया 3/2 आर ई, तो यहाँ जो जी डैश लिखोगे ना, तो जी डैश आ जाएगा जी एम ई, और यहाँ 3/2 आर ई करोगे ना, तो ये 4/9 का फैक्टर आएगा क्या, 4/9 गुणा जी। तो जो पहले W जो है ना वो mg है, और वो तो 72 आ रहा था, अब W डैश जो होगा वो mg डैश हो जाएगा, तो mg डैश की जगह 4/9 जी लिखता हूँ, ठीक है। तो 4/9 का फैक्टर को हटाओ, बाकी तो mg बचा, mg की जगह 72 लिख दिया, तो 4 गुणा 8 9 72, 8 बार कटेगा, 8 चौक 32 न्यूटन इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A यूनिफॉर्म रोड ऑफ लैंड 200 सेंटीमीटर, ये रोड जो है ना यहां से यहां तक 200 सेंटीमीटर है, इसका मास 500 ग्राम है, इस बैलेंस ऑन वेज ऑफ 40 सेंटीमीटर मार्क, ये 40 सेंटीमीटर पे एक मार्क है,
मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर पे 2 kg लटका हुआ है। अनदर अननोन मास m है जिसका mg 160 पे लटका हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट रॉड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होने के कारण जो है आपको स्मॉल m का वैल्यू पता करना है। अब अपने को करना क्या होगा, सबसे पहले तो रोड का जो mg लग रहा होगा वो चेक करो। रोड का mg जस्ट रोड के मिडल में लग रहा होगा, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर होगा और यहाँ कहीं 100 सेंटीमीटर होगा, तो रोड यूनिफॉर्म होने के कारण रोड का mg नीचे लग रहा होगा। अब रोड 500 ग्राम की है, 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 500 ग्राम का किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 500 बटा 1000, 1000 का भाग लगाओगे तो हाफ, और हाफ का mg लिखोगे तो 1/2 गुणा 10 करा तो 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 5 न्यूटन का बल यहाँ नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब मेरे को करना क्या है, इस पॉइंट के अबाउट जो है बैलेंसिंग करा देनी, ठीक है। अब ये इसका जो 20 न्यूटन का बल लग रहा होगा वो तो ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा, ठीक है, ये mg ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा और ये 5 न्यूटन भी ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा। इन दोनों का टॉर्क तो ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है और ये टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक चीज और देखनी होगी, यहां से डिस्टेंस सबकी अलग अलग है, तो ये 20 न्यूटन का जो टॉर्क आएगा, ये 20 न्यूटन का बल नीचे लग रहा होगा, इस 20 न्यूटन का जो टॉर्क आएगा ना, तो 20 इंटू ये 40 से 20 का डिस्टेंस 20 आएगा, इक्वल टू इस बिंदु से अगर मैं ये 5 न्यूटन का टॉर्क देखूंगा तो 40 से 100 60 हो गया। ये जो अगला mg है इसका जो टॉर्क है ये 40 से 160 जा रहा है, मतलब 120 की दूरी होगी, ठीक है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग यहाँ बटा 100 बटा 100 बटा 100 तो गायब होना ही है, एक जीरो सब जगह से गायब कर लो तो यहाँ तो 40 आ गया, एक जीरो गायब होने के बाद 5 अंक 30 आ गया, प्लस यहाँ से एक जीरो चली गई, m गुणा g का मान फिर से 10 रखा और ये एक जीरो तो गई 12, तो एक जीरो फिर से गई तो 4 3 m इंटू 12, तो m का मान मेरा 1/12 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m and m are situated in the air, gravitational force between them is F, space of mass is now filled with a liquid of specific gravity 3, gravitational force will now be। हिंदी में पढ़ लेते हैं। m और m द्रव्यमान के मध्य दो गोलों में वायु भरी हुई है तो बल F है। द्रव्यमानों के आसपास स्थान को विशिष्ट 3 वाले द्रव भर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही तो बोलता है मीडियम इंडिपेंडेंट, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो सेम फोर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरियल वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट आर रिलेटेड बाय फॉलोइंग रिलेशन, mp इज द मास ऑफ प्लैनेट। ग्रह के क्षेत्रीय वेग कोणीय संवेग निम्न में संबंधित है, जहां mp प्लैनेट का द्रव्यमान है। d/dt L/2m होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला है d/dt L/2m, तो पहला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, बड़ा भारी सा क्वेश्चन है, देखने में पूरा बोर्ड कवर हो गया है, देखते हैं जरा क्या है। क्वेश्चन आसान है बेटा, ऑप्शन ऐसे दिख रहे हो आपको, क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज्यादा है। A monochromatic light is incident on metallic plate having work function phi. An electron emitted normally to the plate from a point A with maximum kinetic energy enters in magnetic field perpendicular to the initial velocity of electron. Electron passes through a curve and it breaks the point B. Distance between A and B is given. The magnitude of charge of the electron is E and mass m, h Planck's constant, c speed of light and taking magnetic field throughout the path of electron। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक वर्णीय प्रकाश की एक धातु की प्लेट पर पड़ता है जिसका कार्यफलन फाई है। अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले पिंड ए प्लेट पर सामान्य रूप से उत्सर्जित एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के प्रारंभिक वेग के लंबवत स्थिर चुंबकीय क्षेत्र से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन एक वक्र पथ से गुजरता है, बी प्लेट से टकराता है, ए और बी के मध्य दूरी, आवेश ई दिया हुआ है, द्रव्यमान एच, प्लैंक नियतांक और सी। हो क्या रहा है देखो, आप सबको पता होगा ई बराबर जो होता है W प्लस के मैक्स, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ई का मान तो एच सी बाई लेमडा दिया हुआ है, ई का मान तो कितना दे दिया, एच सी बाई लेमडा, और साथ में आपको वर्क फंक्शन जो दिया है कार्यफलन फाई दिया हुआ है, तो फाई, और यहां से मेरी गतिज ऊर्जा आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, और ये आ गई मेरी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एच सी बटा लेमडा माइनस फाई। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जिस बिंदु से फेंका गया होगा ये घूम के ऐसा आएगा, तो ये यहां से अगला बार जब टकराएगा ना प्लेट पे, तो ये 2r मुझे बताना है मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये घूमता है तो इलेक्ट्रॉन को, तो ये 2r का मान क्या हो जाएगा 2, और r को लिखते हैं अपन mv बटा क्यूबी, mv बटा क्यूबी। mv को लिखा जा सकता है संवेग और आवेश इलेक्ट्रॉन का e और b। अब संवेग को लिखा जा सकता है √2m इंटू गतिज ऊर्जा,
और बटा में ई बी। तो अब यहां से देखते हैं 2 अंडर रूट में 2m और गतिज ऊर्जा वहां से लिखा है hc बटा लैम्डा माइनस 5 और बटा में ई बी। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। ये आ गया ना। अब यहाँ 8 आ रहा है ना, तो ये 8 कैसे आएगा देखो, ये वाला 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, तो 4 दूनी 8 का फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, बाकी वह का वही बन रहा है, देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूव्स इन ए सर्कल, बोर क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n का मान तो 2 लिख लेना है। ठीक है, आपको पता होगा ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, mvr इक्वल टू 2h बटा 2 पाई। 2 से 2 काटने के बाद mvr इक्वल टू h अपॉन पाई, पहली समीकरण तो मेरी ये बन गई। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है ये, हिंदी में देखते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है। ठीक है, प्रथम कक्ष की त्रिज्या बतानी है। कक्ष की त्रिज्या बतानी है, तो यहां से तो त्रिज्या आ नहीं रही। अब r इक्वल टू जो कक्ष की त्रिज्या ऐसे लिख सकते हो, r इक्वल टू mv बटा क्यूबी, ये चुंबकीय क्षेत्र वाले सूत्र से। अब यहां से जो त्रिज्या निकालनी है, r का मान, mv का मान यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो r 1 बटा क्यूबी को तो छोड़ो, क्यू की जगह ई लिख दो, इलेक्ट्रॉन है तो, और mv की जगह यहां से लिखोगे ना h बटा पाई, तो ये है ही सही, और एक r और आगे, ये r से r गुणा होने के बाद r स्क्वायर हो गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू h पाई ई बी। तो r का मान कितना हो गया, अंडर रूट में h पाई ई बी। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है ये बोला है, एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी एट द सरफेस इज 11.2, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द थ्राइस ऑफ द स्पीड, मींस अर्थ की सरफेस से जिस स्पीड से फेंका गया है पार्टिकल को वो 3 गुना है एस्केप का। ठीक है, स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन एस्केप ग्रेविटेशनल, मतलब अनंत पे चली जाए, ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ दे तो वहां स्पीड क्या होगी। पृथ्वी की सतह पर पलायन चाल 11.2 है, पिंड को इस चाल से 3 गुना चाल से प्रक्षेपित किया जाता है, तो खिंचाव बल पलायन करेगा पिंड की उस समय चाल जब पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव से पलायन होगी। ठीक है, तो अंतिम वेग अनंत पे होता है ना, उसके लिए ये सूत्र है, अगर कोई डेराइव करना चाहे तो ऊर्जा संरक्षण से आता है। तो ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग 3 गुना दे दिया एस्केप का, माइनस एस्केप का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का 9 एस्केप स्क्वायर माइनस एस्केप स्क्वायर, तो v का मान हो गया v स्क्वायर 8 गुणा एस्केप का स्क्वायर, तो v हो गया 2√2 गुणा एस्केप। एस्केप का मान पता है आपको कितना, 11.2, तो 2√2 गुणा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 से 2 गुणा होगा तो 22.4√2 आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो आई थिंक आपको जो मैंने वीडियो सॉल्यूशन बनाया बच्चों, ये आपको समझ आया होगा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू बच्चों।